ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आसिम साहब। ये उनकी अपनी कहानी है और ये बताते हैं कि ये उस दौर की कहानी है जब 1993-94 में मैं एक फैक्ट्री के अंदर जॉब किया करता था। ज़ाहिर सी बात है, मेरे घर के जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे और इसकी वजह से मुझे कम उम्र में ही जॉब करना पड़ रही थी। लेकिन मेरी कोशिश हुआ करती थी कि मैं दिन के औकात में यानी दिन के शिफ्ट में काम कर सकूं। घर की परेशानियों की वजह से मेरी माँ ने मुझे जॉब करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं नाइट शिफ्ट में या लेट आवर्स में काम करूं। लेकिन जब आप जॉब करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की चीज़ों का जब आपको पता चलता है तो आपको उन चीज़ों या उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही शुरू शुरू के बाद यानी 2-3 महीने बाद मुझे भी अक्सर लेट आवर्स में या इवनिंग में वहाँ पे रुकना पड़ता था। जब तक गर्मी चल रही थी या जब तक माहौल सही था, मेरे लिए आसानी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और सर्दियों का आगाज़ हो गया, तो रात को 10-11 बजे मेरा वहाँ से निकलना और फिर अपने घर आना जाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब मैंने साथ साथ दूसरी जॉब की तलाश भी शुरू कर दी थी और मैं चाहता था कि मुझे यहाँ पे रहते रहते कोई अच्छी कम टाइम वाली या दिन के टाइम वाली जॉब मिल जाए। और उन्हीं दिनों जबकि मैं जॉब तलाश कर रहा था, मुझे एक दफ़ा लेट नाइट यानी रात के 12-1 बजे तक अपनी फैक्ट्री में रुकना पड़ा। इत्तेफाक ये था कि एक तो शदीद सर्दी हो रही थी, दूसरी बात ये थी कि शाम से ही हल्की हल्की फुहार का सिलसिला जारी था, तो जिसकी वजह से रोडों पे मुकम्मल तौर पे सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे आम तौर पे जो मेरी फैक्ट्री थी, जब मैं उससे निकल के बाहर आता यानी रोड की तरफ आता, तो वहाँ से कोई ना कोई बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो ही जाया करता था। खैर, जब मैं अपनी फैक्ट्री से निकला तो इत्तेफाक से मेरे अलावा कोई भी मेरे साथ मौजूद नहीं था। जिन लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं या कन्वेंस थी, वो आगे पीछे या दीगर इलाकों में रवाना हो चुके थे। मैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारी ख्वाहिशात के साथ कि मुझे बआसानी गाड़ी मिल जाएगी, रोड की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अब क्योंकि मुसलसल फुहार पड़ रही थी, तो इसकी वजह से शायद जो भी इक्का दुक्का लोग थे, वो भी अपने घरों में महसूर हो चुके थे। और ये जो रोड था, इस बारिश के अंदर मुकम्मल तौर पे वीरान और सुनसान सड़क का मंजर पेश कर रहा था। जब मैं रोड की तरफ आया तो मुझे दूर दूर तक ना ही कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना ही मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी और मैं उसके ज़रिए अपने घर पहुँच पाऊँगा। अल्लाह ना करे अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती या मेरी गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, तो मुझे क्या करना है, ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं वापस फैक्ट्री जाता हूँ तो ये लोग मुझे वहाँ पे रुकने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि मैं 10-15 मिनट तक वहीं उसी रोड पे एक दरख्त के करीब खड़ा रहा और मुसलसल किसी न किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसी दौरानी में जबकि मैं रोड के पास खड़ा हुआ था और गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा था, मुझे बार बार ऐसा महसूस होता कि रोड को क्रॉस करने के बाद सामने की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे निस्बतन सुनसान एरिया है या वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, कोई मुसलसल उन झाड़ियों और रोड के दरमियान खड़ा हुआ है। और ना सिर्फ खड़ा हुआ है, बल्कि शायद वो भी मेरी तरह किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा है। अजीब बात ये थी कि कभी ऐसा लगता जैसे कोई खड़ा हुआ है, कभी ऐसा लगता जैसे वहाँ पे कोई दरख्त है या कोई इस तरह की चीज़ है। और शायद इसी वजह से मुझे बार बार वहाँ पे किसी के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन देखते ही देखते अब मुझे ऐसा लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी वहाँ पे मौजूद था, उसने रोड की तरफ या मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है। जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, वैसे वैसे मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई आदमी है जो यहाँ पे मेरी तरफ आता चला जा रहा है। और इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे वो वजूद मेरे मज़ीद करीब आ रहा था, अब ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है या मुझे दूर से देखने पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत ही पतला, बहुत ही लंबा सा कोई आदमी है और उसने अपने पूरे जिस्म को किसी शॉल से या किसी चादर से जो कि सफ़ेद कलर की है ढांप रखा है।
शायद वो इस चादर के ज़रिए, इस शॉल के ज़रिए अपने आप को बारिश की बूंदों और सर्दी से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अक्सर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बुज़ुर्ग या इस तरह की उम्र के लोग चादर के ज़रिए सर्दियों में अपने मुंह को ढाँपने की कोशिश किया करते हैं। अब तक मेरा यही ख्याल था कि वो आदमी मेरी तरह एक मजबूर, एक लाचार आदमी है और वो भी किसी न किसी बस का, किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आप यकीन करें, जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जिस्म पे या उसके सर पे जो चादर मौजूद थी वो नीचे होना शुरू हो चुकी थी। अब ये विलिंगली, चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसा हो रहा था, ये अब तक समझना बाकी था। इसी दौरानिए में जबकि चादर उसके जिस्म से या उसके सर से नीचे की तरफ आई, तो जो कुछ मैंने देखा ये बड़ा हैरान कुन और खौफनाक था। यकीनन जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, पहले मैं चाहता था इसकी यकीन दहानी कर लूँ, मुझे यकीन हो जाए कि वाकई में मैं जो कुछ देख रहा हूँ वैसा ही है। लिहाजा मैंने इधर उधर देखने के बाद जब 2-3 बार उस आदमी को देखा, तो मुझे यकीन हो चला कि वाकई में ये जो आदमी है, इसका सर यानी सर के ऊपर का हिस्सा मौजूद नहीं है। ना ही इसका मुंह था, ना ही इसका सर था, ना ही इसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा बाकी था। हाँ, इसके कंधे और उन कंधों के दरमियान छोटा सा गर्दन का हिस्सा या स्टार्ट का हिस्सा दिखाई दे रहा था। गर्ज के आप कह सकते हैं कि मेरे सामने एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसे आमतौर पे सरकटे के नाम से जाना जाता है। अब आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो सरकटा मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस सर्दी में भी, इस बारिश में भी मेरे जिस्म से पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था और अब मुझे लग रहा था मेरा इस आदमी या सरकटे से बचना नामुमकिन होगा। लेकिन कहा जाता है कि जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहता है, उसके लिए वो उसके असबाब पैदा कर दिया करता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। इसी दौरानी में जबकि वो सरकटा रोड क्रॉस करके मेरी तरफ आता, मुझे सीधे हाथ की तरफ से एक गाड़ी तेज़ी के साथ आती हुई दिखाई देना शुरू हुई। जैसे जैसे वो गाड़ी करीब आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुलिस मोबाइल है और वो यकीनन मेरे पास आके ज़रूर रुकेगी। और ऐसा ही हुआ कि जब वो पुलिस मोबाइल मेरे बहुत ही करीब आई और जब मैंने इशारे से उस सरकटे की तरफ उनको दिखाना चाहा, तो हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ पे, उसी जगह जहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक सरकटा मौजूद था, अब ऐसा लग रहा था जैसे या तो उसको ज़मीन खा चुकी है या फिर शायद उसको आसमान निकल चुका था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो पुलिस वाले, वो पुलिस मोबाइल यहाँ पे आई और उस पुलिस मोबाइल के अंदर जो भी अफसर मौजूद था वो बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने ना सिर्फ मुझे मेरे घर के करीब उतार दिया, बल्कि उसने मुझे समझाया, मुझे इन्फॉर्म किया कि ये जो रास्ता है, ख़ास तौर पे ये जो झाड़ियों वाला हिस्सा है, इस हिस्से में अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आया करते हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमें शाहजेब साहब ने कराची फेडरल बी एरिया से शेयर की है। ये बता दें, ये जो किस्सा है ये 2020-2021 का किस्सा है। उस दौर में जबकि कोरोना आम था और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ पाबंदियाँ मौजूद थीं और नकलो हरकत पे बेतहाशा सख्ती की जाती थी। तो ये बताते हैं कि इनका जो काम था वो एक मीडिया हाउस के लिए काम था। जब ये वापस आया करते थे तो वापस आते आते रात के कभी 1, कभी 2 बज जाया करते थे। तो वैसे ही उस रात हुआ कि ये वापस आने के लिए जब अपने ऑफिस से निकले तो रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम था और इनको शारा फैसल से होते हुए डिग रोड के रास्ते से सराब रोड को क्रॉस करना था। ये बताते हैं कि जो पूरा रास्ता था बहुत ही आसानी से गुजरा, लेकिन जब मैं सराब रोड के पुल के ऊपर चढ़ा तो दूर दूर तक ना ही कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई आबादी मौजूद है। हालांकि आमतौर पे इस पुल के ऊपर रात के औकात में भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आती हैं।
जैसे ही मैं सराबगोड के पुल के ऊपर चढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे यानी जहाँ पे पुल की ग्रिल मौजूद है उसके बिल्कुल मिडिल वाले एरिया में यानी जहाँ पे नीचे दो रोड वाटर पंप की तरफ जाया करते हैं और जहाँ पे नीचे अंडरपास मौजूद है उस ग्रिल के ऊपर एक दो या शायद तीन बच्चे बैठे हुए हैं। बात ये थी कि इतनी रात में ये तीन बच्चे इस अंधेरे में इस वीरान जगह पे क्या कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि ये जो बच्चे थे ये ग्रिल पे कुछ इस तरह से बैठे हुए थे कि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो ये रोड पे या फिर अंडरपास के अंदर जाके गिर जाए। मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों के पास बाइक को रोकता हूँ और इनको बोलता हूँ कि अगर बैठना भी है तो यहाँ पे ना बैठो। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने एग्जैक्टली उस जगह पहुँच के अपनी बाइक को स्लो किया और स्लो करने के बाद जब मैं उतर के उन बच्चों की तरफ बढ़ा तो इससे पहले मैं उन बच्चों को कुछ कहता इन तीनों बच्चों ने एकदम से पलट के मेरी तरफ देखना शुरू किया। जैसे ही ये तीनों बच्चे पलट के मेरी तरफ देखते हैं, हैरानकुन बात यह थी कि ये तीनों जो बच्चे थे इन तीनों के जो चेहरे थे वो एक जैसे थे, यानी छोटे छोटे चेहरे थे और गोल गोल चेहरे थे। कुछ अजीब तरीके से इनकी जो नाक थी वो लंबी सी नाक थी। इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो इस कदर खौफनाक थे कि अगर आप रात में इस तरह के बच्चों को देख लें तो आपके लिए रात में सोना मुश्किल हो जाए। इसी दौरानी में जबकि मैं इन बच्चों की शक्लों पर गौर कर रहा था तो इन तीनों बच्चों ने एक साथ नीचे की तरफ जंप लगा दी। अभी जबकि मैं इस सिचुएशन को समझना चाह रहा था तो इन बच्चों का एकदम से अंडरपास के ऊपर कूद जाना ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल जैसे ही मैं दीवार के पास आया और मैंने नीचे यानी अंडरपास की तरफ देखा तो टेक्निकली इन तीनों बच्चों को नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए था। मेरा ख्याल था क्योंकि जिस तरह से बच्चे नीचे कूदे हैं इन तीनों के बचने का इम्कान नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि तीनों बच्चे ना ही नीचे मौजूद थे और ना ही वहाँ पे इन तीनों बच्चों की बॉडीज़ मौजूद थीं। ऐसा लगा जैसे वो बच्चे जब ऊपर से नीचे की तरफ कूदे हैं तो बजाय इसके वो ज़मीन पे जाके गिरते वो हवा के अंदर ही कहीं गायब हो चुके हैं। यह मंजर देख के एकदम से मेरे ऊपर कपकपी सी तारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुका है। मेरे लिए मज़ीद वहाँ पे रुकना या इन बच्चों को देखना मुमकिन नहीं था। मैं जल्दी से अपनी बाइक के ऊपर बैठा और मैंने अपनी बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि भले कितनी ही रात क्यों ना हो, कोई भी इस पुल के ऊपर भले बैठा हुआ हो, मुझे यहाँ पे रुकने की या उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहानी आसिफ खान साहब ने हमें सराबगोड कराची से शेयर की है। ये बताती कि जो इंसिडेंट है जो इनके साथ पेश आया था ये अब से तकरीबन 30-32 साल पुराना वाक़या है और उस दौर में 1992 चल रहा था और ये कायदाबाद के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करते थे। अब बेसिकली वहाँ पे एक कंपनी मौजूद थी जो कि आज भी मौजूद है, जो बुनियादी तौर पे टॉवल वगैरह का काम किया करती थी। अब जो लोग कायदाबाद के बारे में जानते हैं या उसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, अगर आप अब से 30 साल पुरानी बात करें तो ये जो कायदाबाद का एरिया है ये मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान हुआ करता था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी। इस कायदाबाद के एरिया से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो भी हिस्सा मौजूद था ये मुकम्मल तौर पे खेतों पे या जंगलातनुमा हिस्से पे मुश्तमिल था। खैर इनके जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक के थे और सुबह 8 बजने के बाद कोई और गार्ड यहाँ पे आके ड्यूटी अंजाम दिया करता था। ये बताते हैं कि इनकी ड्यूटी के अंदर ये शामिल था कि रात में इन्होंने ये जो कंपनी है या जो भी फैक्ट्री है इसके अतराफ़ में चारों सिमतों में चक्कर लगाने हैं और हर उस शख्स पे नज़र रखनी है जो इनको या इनकी कंपनी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी और ये बताते कि मैंने शॉल ओढ़ रखी थी और मेरे हाथ में यानी एक हाथ में गन मौजूद थी जबकि दूसरे हाथ में मेरे पास टॉर्च मौजूद था। मैं उस टॉर्च के ज़रिए चक्कर लगाता हुआ पैदल ही अपनी जो भी कंपनी है उसकी बैक साइड पे जा रहा था। अब उसकी बैक साइड पे जो हिस्सा था वहाँ पे पहले एक दीवार मौजूद थी और दीवार के साथ 4-5 बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। अजीब बात यह थी कि जब मैं उन दरख्तों के बिल्कुल करीब पहुँचा
तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत के गुनगुनाने की या कोई गाना गाने की आवाज़ आ रही है। यह जो आवाज़ थी ये इतनी दिल फरेब थी, इतनी महसूर कुन थी कि लाख कोशिश के बावजूद मेरा जो ध्यान था वो उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंदी गाना वो औरत ज़ेरे लब गुनगुनाती जा रही है। इतनी रात में, इस सर्दी में, इस वीरान इलाके में किसी औरत का इस तरह से गुनगुनाना ये मेरी समझ से बाहर था। पहले तो मैंने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया और मैंने समझने की कोशिश की कि ये जो औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है ये बिला आखिर किस तरफ से और किस सिमत से मेरी तरफ आ रही है। कभी ऐसा लगता कि फैक्ट्री के अंदर की तरफ से, यानी ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ से आ रही है, और कभी कभी ऐसा लगता कि बाहर जहाँ पे दीवार की बैक साइड वाला हिस्सा है जो कि सरासर झाड़ियों और जंगलात पे मुश्तमिल है, शायद वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और मुसलसल गाना गा रहा है। इसी दौरानिए में जब मैं एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ पे 3 दरख्त मौजूद थे उन दरख्तों के बिल्कुल दरमियान में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेफ़्ट साइड पे यानी कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे ऐसा एहसास हुआ कोई चीज़ दीवार के साथ लटकी हुई है और मुसलसल हवा में लहराती जा रही है, जैसे कि अगर कोई दरख्त से चादर लटकी हुई हो या कोई इस तरह का दुपट्टा जो कि ब्लैक कलर का है वो लटका हुआ हो, और जब आप सामने की तरफ देख रहे हो और कॉर्नर ऑफ द आई से आपको वहाँ पे किसी कपड़े के लटके होने का एहसास हो रहा हो, वैसा ही मुझे एहसास हो रहा था। तो मैंने एकदम से जब अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत के बाल हैं जो बाकायदा दरख्त के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हैरान कुन बात यह थी कि दरख्त तकरीबन 8 या 9 फीट की बुलंदी पे मौजूद था, यानी कि उसकी जो शाखें थीं वो तकरीबन इतनी ऊंची थीं, और उस शाख के ऊपर से किसी के बालों का नीचे तक आना या ज़मीन तक उनका लहराते हुए इस तरह से नज़र आना मेरी समझ से बाहर था। अब अगले ही लम्हे मैं एग्जैक्टली उन बालों के पास आया। मैंने सोचा कि मैं देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर मुझे अपनी तरफ बहाने से मुतवज्जा करना चाह रहा हो और फिर आंखें बचा के फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाए। मेरे पास जो गन मौजूद थी मैंने उस गन को लोड किया, और लोड करने के बाद जैसे ही मैं उन बालों के बिल्कुल साथ आया और टॉर्च लाइट मार के जब मैंने दरख्त की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दरख्त की शाख के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है, और जो भी औरत दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई है उसके बाल इस कदर लंबे हैं कि बाकायदा ऊपर से नीचे तक यानी ज़मीन तक मौजूद हैं। आमतौर पे किसी औरत के इतने लंबे बाल नहीं हो सकते, लिहाजा मैंने जब एग्जैक्टली इस लाइट की रोशनी को उस औरत के मुंह की तरफ मारा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैंने देखा कि एक जला हुआ सा चेहरा है और उस चेहरे पे जो आंखें मौजूद हैं उन आंखों से लाल कलर की रोशनी या आप कह सकते हैं कि आग निकल रही है, और कुछ अजीब तरीके से वो औरत मेरी तरफ देख के मुस्कुराती चली जा रही है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पजल्ड हो चुका हूँ। मेरे हाथ में जो गन मौजूद थी हालांकि वो लोड हुई हुई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गन को चला सकूं या उस औरत से रिटेलिएशन कर सकूं। मैं मुकम्मल तौर पे माजूर महसूस कर रहा था। ना ही मेरे दिमाग के मैसेजेस मेरी बॉडी को पहुंच रहे थे और ना ही मैं वहां से मूव कर पा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि अगले ही लम्हे ये औरत एकदम से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद मेरा खून पीना शुरू कर देगी। इसी दौरानिए में जबकि मैं मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था और टॉर्च की रोशनी उसके मुंह या उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके पाँव के ऊपर पड़ रही थी, तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ टेढ़े थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो एड़ियाँ हैं वो पीछे के बजाय आगे की तरफ मौजूद हैं। इसी दौरानिए में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकला। अब जैसे ही मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकला तो एकदम से जो मेरी पैरालाइज बॉडी थी उसने काम करना शुरू किया और अगले ही लम्हे मैं एकदम से पीछे हटता चला गया। मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो मखलूक पेड़ के ऊपर मौजूद है वो यकीनन चुड़ैल या पिछल पैरी है, और इस तरह के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ इन दरख्तों के बारे में, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये फैक्ट्री मौजूद थी उस एरिया के बारे में मैं बचपन से सुनता चला आया था। खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता चला गया और एक लम्हा ऐसा आया कि मैंने बाकायदा पीछे की तरफ मुड़ के दौड़ लगाना शुरू कर दी।
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तक मैं वापस अपने उस जगह पे नहीं पहुंचा जहां पे मैं बैठा करता था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पायल या घुंघरू पहन के मुसलसल मेरे पीछे भागता चला जा रहा है। खैर, जब मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि मैंने एक, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार जब आयतुल कुर्सी की तिलावत मुकम्मल की तो मेरे पीछे अब कोई भी मौजूद नहीं था। इस पूरी रात को मैंने, अल्लाह जानता है कि जैसे तैसे गुजारा, और गुजारने के बाद जब अगली सुबह हुई तो जो भी मॉर्निंग का स्टाफ था, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, तो मैंने अपने साथ इस रात वाले वाक़े का जिक्र किया। खैर, उस फैक्ट्री के जो मालिक थे वो बहुत ही नेक आदमी थे, नमाजी परहेजगार थे। उन्होंने कहा कि जब तक आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये जो बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पे वो 2-3 दरख्त मौजूद हैं, आप उस तरफ जाने से परहेज़ कीजिएगा। कहा जाता है कि वहाँ पे आज के दौर में भी एक चुड़ैल या पिछल पैरी रहा करती है, और जो भी उस तरफ उन दरख्तों के पास जाता है, ये चुड़ैल उनको नज़र आना शुरू हो जाती है।